BTTH देवी को कैद करना अध्याय 21 कीमियागरी मुफ्त वेब उपन्यास। अध्याय 21 कीमियागरी। प्रहार प्रहार। दाई ने अपनी सीना पकड़ ली, उसका दिल बेताशा धड़क रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, मानो गर्मी से दमक रहा हो। यूं उसे भी मैं पसंद हूँ। ये बहुत शर्मनाक है। खुद को शांत करने के लिए कुछ पल लेने के बाद वह तेजी से भाग गया। इतनी चिंता पैदा हो गई थी कि वहाँ कोई समानता नहीं थी। डिंग। स्नेह जोड़ एक। आपको एक स्नेहा प्रेमिका प्राप्त हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विश्वास करने से उसकी दोस्ती इतनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उनके होस्ट और लेवल एक्सपीरियंस 93 तक पहुंच गए थे। दाई का स्नेह यूरो 91 हो गया था। अगर एक साधारण ईमानदारी नाम से मुझे इतना कुछ मिल गया तो अगर मैं उसे भूल जाऊं तो क्या होगा। चेनमो को अचानक मिलने वाली आशा की किरण दिखाई दी। हालांकि वे अभी तक दोस्त बनने के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन एक छोटा सा अपहरण तो बुरा नहीं होगा, है ना। छी, बेशर्म। उन विचारों को दूर भगाने के लिए सिर हिलाते हुए चेनमो ने अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। जब उन्होंने पहले कहा था कि वे ठीक हैं तो उनका मतलब था कि उनकी लाश नहीं थी। लेकिन कहावत है, नासों और दोस्तों की निशानियां 100 दिन में ठीक हो गईं। उन्हें अभी भी पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। सामान्य रूप से चलना फिरना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वह तेजी से चलती तो अंदर के घाव उभर आते थे। लगता है मुझे सिखाया डू तकनीक का अभ्यास करना। अपनी नई क्षमता के बारे में उत्सुकता से चेनमो ने अपनी जांच के लिए सिस्टम मेनू खोला। इसके विवरण के अनुसार टॉप टियर फायर कंट्रोल उसे पूर्ण रूप से लैपटॉप को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, उनके आकार और तापमान को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में कहा गया है, बुद्ध क्रोधित कमल गाड़ियों को पुनः निर्मित करने का उनका विचार अब एक कल्पना नहीं रह गया था, ये संभव था। इसके अलावा ये प्रतिभा रसायन शास्त्र की शोभा बढ़ाता है। हालांकि ये सर्वशक्तिमान नहीं था। यह उसे बमों को ले जाने या परिष्कृत करने में सहायता नहीं देता था, यह अभी भी उसकी साधना और तकनीकों पर निर्भर था। उसके निर्माण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद चेनमो ने अपना ध्यान पवित्र रसायन शास्त्र संहिता की ओर मोड़ दिया। उसने ऐसी ही आकर्षक की तलाश शुरू कर दी जो उसके चित्रों को ठीक करने और उसकी साधना को बढ़ावा देने में मदद कर रही थी। प्रथम श्रेणी की खुराक में से उन्हें कई उपयोगी गोलियां मिलीं। हीलिंग एलिक्सिर, मूंगफली को ठीक करने की सबसे अच्छी गोलियां। खून का थक्के में सहायक पाउडर। ड्रैगन पाउडर, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में सहायक। फायर कंडेंसिंग पिल, आग से उत्पन्न ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ची गडिंग पिल, 2 ची के आज की दर को बढ़ावा मिलता है। चेनमो ने जरूरी दवाइयों को ध्यान से लिखा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, उसके 2 लंबे भले उसके दादाजी के सामने थे। महामहिम के आदेश के बिना आपको इस कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। दरवाजे के दोनों ओर के 2 शक्तिशाली नागमानव रक्षकों ने अपना रास्ता रोक दिया। सिस्टम के प्रोब फंक्शन का उपयोग करते हुए चेनमो ने उनके साधना स्तर की पहचान की। दोनों दादोशी थे। तो रानी मेडुसा सचमुच मेरे साथ गुलाम जैसा व्यवहार कर रही है ना। उसने मेरी आज़ादी भी छीन ली है। उसने मन ही मन शाप दिया। बस इंतज़ार करो, एक दिन मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटाकर तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा, तुम्हें मुझे मालिक कहने पर मजबूर करूंगा। बेशक बाहरी तौर पर वह शांत बने रहे। मुस्कुराते हुए चेनमो ने धीरे से भले एक तरफ धकेल दिए और पूछा, बड़े भाई, क्या आपके पास कोई रसायन शास्त्र कक्ष या जड़ी बूटियां बेचने वाली कोई दुकान है? मौन। तो क्या महारानी ने बताया कि मैं किन किन चीज़ों की मांग कर सकती हूँ? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ओह, क्या मैं कम से कम महारानी की बहन दाई से मिल सकता हूँ? अंततः एक गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, धिक्कार है। क्या इन्हें शब्दों के मामले में इतना कंजूस होना जरूरी है? सिरदर्द महसूस होने पर चेनमो ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने सामग्री की सूची सौंप दी। क्या आप कम से कम इसे रानी मेडुसा के पास ले जा सकते हैं? उनसे पूछें कि क्या वह ये जड़ी बूटियां और एक रसायन शास्त्र का बर्तन उपलब्ध करा सकती हैं। दोनों गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक ने सूची ली और सिर हिलाया। उसे देखें। दूसरे गार्ड के ड्यूटी पर बने रहने की पुष्टि करने के बाद पहला गार्ड चला गया। अपने भव्य और आलीशान महल में रानी मेडुसा अपने सिंहासन पर आलस्य से लेटी हुई थीं। उसके पतले हाथ ने उसके सिर को सहारा दिया हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में कागज का एक पन्ना था। उसके होठों पर एक हल्की, जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। दिलचस्प, क्या वह वाकई गोलियों को परिष्कृत करना जानता है? उसके लाल होंठ हल्के से खुल गए और उसने आदेश दिया, बहुत अच्छा, उसे जो चाहिए वो तैयार करो। हालांकि चेनमो को जड़ी बूटियों का एक छोटा सा ढेर और एक साधारण रसायन शास्त्र का बर्तन पहुंचाया गया। एक गार्ड ने उसे सख्ती से सूचित किया, इन्हें महारानी के आदेश पर तैयार किया गया है। हालांकि एक शर्त है, आपके द्वारा तैयार की जाने वाली सभी गोलियों में से 90% महारानी की हैं। चेनमो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। 90%? क्या आपको यकीन है कि आपने गलत नहीं सुना?
ये तो सरासर लूट है। उसके विरोध को अनसुना करते हुए गार्ड कमरे से चले गए। चेन मो लगभग रो पड़ी। ये रानी तो निर्दयी जबरन वसूली करने वाली के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी चून की सामग्री उसकी थी, इसलिए उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लेकिन बस इंतजार करो, एक दिन मैं पासा पलट दूंगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसान थी। बेहतरीन अग्नि नियंत्रण तकनीक का उपयोग करते हुए आग पर उनका नियंत्रण त्रुटिहीन था। आधे घंटे से भी कम समय बाद चेन मो ने सफलतापूर्वक अपना पहला उपचारात्मक अमृत तैयार कर लिया। वह गोली अजगर की आंख के आकार की थी, जिसका रंग गहरा भूरा था और उसमें से तीव्र औषधीय सुगंध आ रही थी। इससे भी बेहतर बात यह थी कि यह लगभग एकदम सही था, इसमें केवल मामूली अशुद्धियां थीं। एकमात्र खामी कड़ाही में थी। चूंकि यह निम्न गुणवत्ता की थी, इसलिए इसे नुकसान से बचाने के लिए उसे लौ की तीव्रता को सीमित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इसमें कुछ मामूली खामियां आ गईं। बिना किसी झिझक के उसने गोली निगल ली। लगभग 10 मिनट के ध्यान के बाद उनके अनुयायी काफ़ी हद तक ठीक हो गए। इस उत्सुकता से उन्होंने एक साथ 3 डिज़ाइनर को परिष्कृत करने का काम शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद 3 और उपचारात्मक दवाएं आरामदायक तैयार की गईं। हालांकि यह अभी भी उनकी सीमा नहीं थी। दुर्भाग्यवश रानी मेडुसा ने उन्हें प्रत्येक प्रकार के गोलों के लिए केवल 5 प्रकार की सामग्रियां ही प्रदान कीं। इस प्रकार उन्होंने बैचलर एसेंशियल्स को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें उन्होंने एक साथ 5 उपकरणों का उपयोग किया। शाम होते होते सभी जड़ी बूटियां प्रयुक्त हो गईं और सभी गोलियां लग्जरी तैयार कर ली गईं। उस शाम चेन मो ने पॉलिसी स्टैटिस्टिकल में लैपटॉप गार्डों को शामिल किया। ये आपके पास हैं, इन बोतलों में महारानी के लिए गोलियां हैं। एक गार्ड ने अपनी जांच की और पता लगाया ली। एक बैग में सिर्फ 2, बाकी कहाँ हैं? चेन मो ने पाइपलाइन का दिखावा किया। क्या रसायन शास्त्र की समझ भी है? शोध के दौरान सामग्री का नुकसान तो हमेशा होता है। सामग्री की मात्रा को देखते हुए एक बार में 2 बनाना ही चमत्कार है। मैं तो बैच एसेंस को भी बनाने में लगा हुआ हूँ। गार्ड ने संदेहपूर्वक भारी संबंधों से देखा, लेकिन बोतलें लेकर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चेन मो ने मसूरी मस्को के साथ कहा, तुम्हारे पास अपनी तरकीबें हैं। ठीक है, मेरे पास भी हैं। उन्हें वास्तव में क्या लगा कि उन्होंने उन्हें 90% हिस्सा दिया। कोई मौका नहीं। रानी मेडुसा ने भूरे रंग की एक गोली अपने बीच के शिखर पर पकड़ी हुई थी, उसकी आंखों का आश्चर्य से भरी हुई थी। ये सब वही बनाए थे? एक गार्ड ने कर झुकाकर गहरी प्रशंसा की। जी हाँ महाराज। BTTH देवी को कैद करना अध्याय 22। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुफ्त वेब उपन्यास। मुझ पर विश्वास नहीं है? कितना दिलचस्प है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा दिलचस्प है। रानी मेडुसा ने हाथ हिलाकर सर्परक्षकों को जाने का संकेत दिया। लेकिन जैसे ही पहरेदार दरवाजे पर पहुंचे, उसने अचानक फ़ोन किया। अगर उनका कोई और गुजराती हो तो वे सीधे मुझसे संपर्क करें। संरक्षक क्षण भर के लिए स्थिर रह गया। रानी से मिलना कितना बड़ा सम्मान होगा। यदि वह रानी का निजी रक्षक नहीं होता, तो एक सामान्य इंसान के लिए रानी को एक बार भी देखना लगभग असंभव होता। जी महाराज। गार्ड ने सिर हिलाया। अच्छा, आप जा सकते हैं। सर्परक्षकों के चले जाने के बाद रानी मेडुसा ने कोल्ड स्वर में कहा, अंदर आओ। उनका शब्द समाप्त होता ही है, एक बुजुर्ग सर्प पुरुष, जो एक साधारण वस्त्र पहना हुआ था और काफी उदास दिख रहा था, धीरे धीरे अंदर आया था। हे एल्डरबारू, आप सर्प जाति के मुख्य रसायनज्ञ हैं। इस पत्रिका की जांच करें और मुझे इसकी विशिष्ट बातें बताएं। उसके सुंदर हाथ को अंगूठे से हिलाकर रख दिया गया। उसकी हथेली में मौजूद भूरे रंग के गोलों के वस्त्र बुजुर्ग की ओर से उड़ा दिए गए। जब उसने उन्हें एल्डरबारू कॉल किया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने दृश्य स्थलों पर अपनी धुंधली आंखों में एक तराशी हुई चमक बिखेरी। यद्यपि ये केवल प्रथम श्रेणी की उपचार गोली है, फिर भी इसकी गुणवत्ता लगभग निकटतम है। केवल इतना ही पता चलता है कि इसे बनाने वाले रसायनज्ञ के पास गोली बनाने की असाधारण क्षमता और अग्नि नियंत्रण की गहन तकनीक है। ओह, इससे रानी मेडुसा आश्चर्यचकित रह गई और वह भी उत्सुक हो गई। उन्होंने तुरंत पूछा, एल्डरबारू, क्या आप स्वयं तीसरे दर्जे के रसायनज्ञ हैं? क्या आप इस गुणवत्ता वाली गोली बना सकते हैं? बारू ने अपना सिर हिलाया। गोली की क्वालिटी को देखते हुए मेरा अनुमान है कि इसे बनाने वाला रसायनज्ञ कम से कम चौथे दर्जे का रसायनज्ञ है। चौथी मंजिल। रानी मेडुसा तुरंत ऑनलाइन। ओह हाँ, ये गोली बनाई है? बारू ने उत्सुकता से पूछा। गुलाम। रानी मेडुसा के लाल रंग के खिलौने में एक राक्षसी मुस्कान उभरी और उसकी खुशी और भी बढ़ गई। एक गुलाम। बारू अचंभित रह गया। इसी बीच एक रेस्तरां के टाइल के ऊपर एक स्टार डिफेंडर ने मोबाज से अदर दंग बात की, जो सामने खड़ा था। मुखिया, मैंने इसकी पुष्टि कर ली है। वह व्यक्तित्व महारानी के कक्षों में प्रवेश कर चुका है। क्या? मोबास तुरंत चौंक गया। उसने सार रक्षक को स्टॉक से पकड़ लिया। क्या सुरक्षा का दावा है कि तुमने इसे गलत नहीं देखा? कोई गलती नहीं है।
मेरा भाई उस इंसान की रखवाली करने वालों में से एक है। वह महारानी के महल के एक छोटे से कमरे में ठहरा हुआ है। गार्ड की आवाज़ कांप रही थी। धिक्कार है। मोबास ने गार्ड को एक तरफ से झटका दिया और गुर्राते हुए कहा, अगर महारानी ने मुझे महल के रक्षकों के कमांडर के पद से नहीं हटाया, जिससे मेरे लिए उनके कमरों तक की सीमा समाप्त हो गई, तो मैंने उस बदमाश को पहले ही मार डाला। पहरेदार की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वह जोर से सांस ले सके। वह भली भांति जानता था कि मोबास की मनुष्यों के प्रति घृणा किसी भी अन्य सर्प से कहीं अधिक थी। अपनी झुंझलाहट जाहिर करने के बाद मोबास ने ठंडे स्वर में कहा, उस इंसान पर कड़ी नज़र रखना। जैसे ही कुछ भी असामान्य हो तुरंत मुझे सूचना देना। मैं जाकर महान बुजुर्ग से बात करता हूँ। जी श्रीमान। कमरे के अंदर लैंपों की रोशनी से कमरा जगमगा उठा। चेनमो ने अपने भंडार घर से एक लकड़ी का टब निकाला, उसे पानी से भरा और उसमें एक शक्तिवर्धक औषधि मिलाई। जैसे ही वह कपड़े उतारकर नहाने के लिए बाथटब में जाने वाला था, दस्तक दस्तक। महामहिम। यह एक सर्प रक्षक की आवाज़ थी। चेनमो, ये डाई की आवाज़ थी। अंदर आओ, चेनमो ने कहा। चरमराहट। दरवाजा खुला और तुरंत ही बंद हो गया। डाई धीरे धीरे अंदर आए, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। आखिरकार तुम आ ही गए। चेनमो बेहद उत्साहित था। फंसा हुआ होने के कारण वह डाई की मौजूदगी के बिना इस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकता था। उसने इस मौके का लाभ उठाने, अपनी लोकप्रियता को 100 तक पहुंचाने, दावसाती का बंधन बनाने और शायद होस्ट के रूप में भी अपग्रेड करने की योजना बनाई थी। उद्धरण चिन्ह ... तुमने मुझे याद किया। चेनमो की उत्सुकता भरी आवाज़ सुनकर डाई के गालों पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। उसने एकदम नई गहरे लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसकी त्वचा जैद की तरह गोरी थी और वह खूबसूरती बिखेर रही थी। उसकी पतली गर्दन में गहरे सुनहरे रंग का एक झुमका लटका हुआ था। अगर वह मुकुट पहनती तो पहली नज़र में वह रानी मेडुसा से लगभग अप्रभेद्य होती। बेशक गहन निरीक्षण करने पर अंतर पाए गए। एक तो रानी मेडुसा की तुलना में डाई की आकृति थोड़ी कम उभरी हुई थी। उसके चेहरे की बनावट पहले जैसी मनमोहक नहीं थी, उसमें एक खास तरह का मोहक आकर्षण नहीं था। चेनमो ने सिर हिलाया। डिंग। अनुकूलता जोड़ 1। आपको एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हुआ है। डाई ने अपने माथे से बालों की एक लट हटाए, उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा रसायन शास्त्र कैसा चल रहा है? मैं दोपहर में तुमसे मिलने आई थी, लेकिन पहरेदारों ने कहा कि तुम गोलियां बना रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। बुरा नहीं है, लो देख लो। चेनमो ने अपनी संग्रहण अंगूठी से एक जैद की बोतल निकाली और उसे सौंप दी। डाई ने उसे वापस लौटाने से पहले उस पर एक नज़र डाली और हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक रसायन शास्त्री होगे। हाँ, है ना आश्चर्य की बात? अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। चेनमो ने चिढ़ाते हुए पूछा, अब जब तुम्हें अपनी यादें वापस मिल गई हैं तो तुम्हारा असली नाम क्या है? हालांकि वह पहले से ही जानता था, फिर भी उसने औपचारिकतावश पूछ लिया। डाई ने अपना सिर हिलाया। जब मेरी बहन और मैं पैदा हुए थे तब हमें नाम नहीं दिए गए थे। सब लोग मुझे महामहिम कहकर बुलाते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मेरा एक नाम है, मैंने तय कर लिया है। मेरा नाम डाई है। बोलते समय उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे के भाव देखकर चेनमो के दिल में गर्माहट दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, तुमने अभी तक सुबह से पूछे गए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह ... क्या प्रश्न? डाई ने शर्माते हुए अपना मूड काटा। आप किस तरह नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो? चेनमो के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, डाई का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, यहाँ तक कि उसका कान भी लाल हो गया। उसने अपना सहयोगी लिया बचाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे धीरे बुदबुदाए। उद्धरण चिन्ह ... क्या? मैंने तो सुना ही नहीं। चेनमो ने अपनी बात साफ साफ सुन ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक आदर्श विकल्प चुना। उद्धरण चिन्ह ... डाई ने इस बार हल्का सा जोरदार से रहस्य। अभी भी बहुत सबक है। मुझे उसने मना नहीं किया। क्या? डाई पल भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उसने मो के चेहरे पर शैतानी मुस्कान को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ मजाक कर रही है। शर्मिंदगी और सजावट से लेकर लाल पत्थर तक, उसने प्लास्टिक की फैक्ट्री से 1 अरब तक मार डाला। तुम बहुत परेशान होने वाले हो। उनके विषाणु से जरा भी ताकत नहीं थी। चेनमो ने आसानी से अपने कोमल हाथ से पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उसे अपनी चौड़ाई में भर लिया। चेनमो ने आसानी से अपनी मोटाई कमर के चारों ओर लपेट ली। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। डाई का शरीर अकड़ गया, वह चपटा रही थी और उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी। डिंग। अनुकूलता जोड़ 1। आपको एक अनुकूलता बूटा प्राप्त हुआ है। आखिरकार बूस्ट सक्रिय हो गया है। एक अगरबत्ती के छोटे सुझाव का समय प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेनमो,
मुझे आपकी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। उसकी बाहें अनायास ही उसकी कमर के चारों ओर घूम गईं, उसके परस्पर विरोधी उस पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में फूल सी गर्माहट नजर आ रही थी, और जैसे ही उसके हाथ में उसके दांत जैद जैसी त्वचा पर धीरे से फिरा, दाई का पूरा चेहरा भर में झुलसा देने वाले को लाल रंग में बदल दिया गया। BTTH देवी को कैद करने से शुरू अध्याय 23 3 मिनट बस मुफ्त वेब उपन्यास 3 मिनट और कुछ नहीं। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, दाई के गाल और भी ज्यादा लाल हो गई और वह शर्म से लाल हो गई। अचानक जैसे ही चेनमो का हाथ धीरे धीरे उसकी कमर के चारों ओर घूमने लगा, दाई के गले से अनायास में एक उंगली सी निकल गई। उनका कोमल शरीर पल भर में खराब हो गया, लेकिन वह किसी जादू की तरह के लिए किसी जादुई चीज को अपने दिल की आवाज से देखने लगा था। खुद को रोक न पाने के कारण उसने दाई को और भूखा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर झुकाकर उसे डुबाने वाला था, छोटी बहन, दरवाजे के बाहर से एक मोहक लेकिन अलौकिक आवाज दी गई। वह रानी मेडुसा थी। उन्होंने साइंटिस्ट को आवाज दी कि उनकी मूर्ति बम की तरह फटी है और तुरंत ही उन्हें उनकी स्थिति से बाहर निकाल दिया गया। वे दोनों पलक झपकाते ही एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ आने पर दाई ने अपनी आधी घिसी पिटी पोशाक और उसके नीचे दिख रही गोरी त्वचा पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा इतना लाल हो गया मानो उसे खून टपकने वाला हो। शर्म और ब्रेकअप से भरी उसकी नाम आंखों ने चेनमो को भरते हुए उसे बुलाया। तुम बदमाश हो, मेरे मन में ऐसे बुरे विचार कैसे आ सकते हैं। उसने जल्दी से अपनी पोशाक ठीक की और उत्तर दिया, बहन मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? डिंग, उपयुक्तता जोड़ दो। 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। सिस्टम की सूचना पर चेनमो को खुशी का अनुभव हुआ और उसके कैरियन कॉर्नर से मुंह मोड़ लिया गया। आशा की किरण थी। रानी मेडुसा ने दरवाजा खोला और कमरे में चारों ओर नजर डाली। चेनमो ने अपनी हिस्सेदारी तो वापस पा ली थी, लेकिन दाई के चेहरे की लाली अभी भी कम नहीं हुई थी। छोटी सी भौहें चढ़ाते हुए रानी मेडुसा ने पूछा, छोटी बहन, लड़की का चेहरा इतना लाल क्यों है? अरे क्या सच में? झूठ बोलने में असमर्थ दाई मेडुसा के सामने और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गए। चेनमो ने झट से विषय घुमाते हुए कहा, महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं? रानी मेडुसा ने अपनी ओर देखा। यह मेरा शयनकक्ष है, मैं यहाँ अपने मॉस्को से आती जाती हूँ। लेकिन तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? उसका मोहक एल्बम चेनमो पर टिक गया। दाई मेरी मस्जिद की जांच करना चाहा था। मैं उसे अपने कपड़े थोड़ा सा उठाने के लिए ले गया था कि महाराज आ गए थे। चेनमो ने जल्दी से पता लगाया और अपने दोस्त को कमरे में लकड़ी के टैप की ओर देखते हुए कहा। दाई ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और बुदबुदाया में सहमति व्यक्त की, हालांकि उनकी कांपती सहभागी को स्पष्ट रूप से कर रही थी। रानी मेडुसा ने दाई की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने चेनमो पर ध्यान केंद्रित किया और उनके शांत चेहरे को देखकर उनकी बातों पर कोई संदेह नहीं हुआ, ये समझा गया था। आपकी दुकान कैसी चल रही है? उसने सहज भाव से पूछा। चेनमो ने उत्तर दिया, महाराज की औषधीय जड़ी बूटी शोक की बीमारी से मेरे घाव भर गए थे। मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। यह अच्छी बात है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे संपर्क करें, मैं इस पर विचार करूँगा। हाँ, चेनमो ने हिलाया सिर। अपना वाक्य पूरा करने के बाद रानी मेडुसा दाई की ओर मुड़ी और चेनमो से बात करते समय की तुलना में उसकी आवाज़ काफ़ी नर्म थी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी अनुमति चाहिए? तुम अकेले क्यों आए? अच्छा, मैंने देखा कि तुम आसपास नहीं थे इसलिए, दाई ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। तुमने उसे देख लिया है, अब जाने का समय है। रानी मेडुसा को जब एहसास हुआ कि दाई एक बार फिर चेनमो से मिलने आई है तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। अपनी छोटी बहन के उस इंसान से अलग होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए वह इस बीच किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं चाहती थी। चेनमो ने थोड़ा सा माथा से कोड़ा। वह उसे बहुत करीब से देख रही है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। हालांकि अनिच्छुक थी, दाई अपनी बहन को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी होकर रानी मेडुसा के पीछे कमरे से बाहर चली गई। जाते समय उसने चुपके से अपनी पीठ पीछे चेनमो की ओर हाथ हिलाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसका क्या मतलब था? अगले 2 दिनों तक चेनमो को दाई के साथ अकेले रहने का एक भी मौका नहीं मिला। जब भी वह उससे मिलने आती थी, रानी मेडुसा उसके साथ ही होती थी, जिससे चेनमो के लिए ऐसा कुछ भी कहना या करना असंभव हो जाता था जिससे डी की उसके प्रति अनुकूलता बढ़ सके। अच्छी बात यह थी कि उसके घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उसकी पीठ पर तलवार का घाव भर गया था, तीर का घाव और सांप का काटा हुआ घाव भी ठीक हो गया था, हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा। उस रात दाई ने चेनमो को कुछ ऐसा बताया जिससे उसे गहरा सदमा लगा। वह अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए मंदिर जा रही थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, सबसे खराब स्थिति में इसमें 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। ये निराशाजनक था। वह न केवल कुछ समय के लिए उसकी अनुकूलता का लाभ उठाने में असमर्थ होगा, बल्कि एक और चिंता भी उसे सता रही थी।
अगर इस दौरान उसकी याददाश्त फिर से चली जाए और वह मुझे भूल जाए तो क्या होगा? बस यही तो अंत होगा। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि रानी मेडुसा उनके कबीले के आंतरिक मामलों को कैसे संभाल रही थी। अगर उत्तराधिकार प्रक्रिया के दौरान डाई की हत्या उसके ही लोगों द्वारा कर दी जाती है तो यह और भी बुरा होगा। इसलिए उसे पहले से योजना बनानी पड़ी। स्थिति का जायजा लेते हुए उसने पूछा, कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? डाई के जवाब देने से पहले ही रानी मेडुसा की आंखें ठंडी पड़ गईं। यह मंदिर हमारे नाग कबीले का पवित्र स्थान है, एक निश्चित क्षेत्र है जहां बेहद कड़ी सुरक्षा है। भला यहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों न हो, अपनों के हाथों धोखा खाने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक चेन मो ने ये बात सिर्फ मन ही मन सोची। जोर से बोलते हुए उसने बस इतना कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। हालांकि उनके इस सूक्ष्म संदेह ने रानी मेडुसा को अप्रसन्न कर दिया। लगता है तुम अच्छे से ठीक हो रहे हो, उसने कहा। कल तुम मेरे साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा ले सकते हो। चेन मो, रुको, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? तो आज रात? रानी मेडुसा का स्वर एकदम ठंडा था। ठीक है, कल ही सही, चेन मो ने तुरंत सहमति दे दी। रानी मेडुसा के कंकाल के कोने पर एक आलीशान सी मुस्कान झलक रही थी। मो, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसी तरह मैं अब 4 सितारा डोंग हूँ, इसलिए मुझे कम मत बताओ। डाई ने अपनी छोटी मुट्ठियां बनाईं और चैलेंज में चेन मो के सामने लहराईं। उसके शरीर से एक शक्तिशाली पहलू। चेन मो क्षण भर के लिए स्थिर रह गया। वह लगभग भूल ही गया था, ये वह नहीं था जो उसकी याददाश्त से पहले था। इस समय वह एक सच्चा डोहुआंग विशेषज्ञ था। नाग जनजाति में केवल रानी मेडुसा ही अधिक शक्तिशाली थी। इससे उसे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन पूरी तरह से निश्चिंतता के लिए उसे भी उसकी प्रति अपनी अनुकूलता को 100 तक की सुविधा और अपने दायरे को मजबूत करना बाकी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन मो ने डी को आय मारी, मानो उसे रानी मेडुसा को वहां से जाने के लिए संकेत दे रही हो। लेकिन डाई को उसका आशय समझ नहीं आया और उसने इसके बजाय पूछा, तुम्हारी आंखों में क्या काम है? रानी मेडुसा ने भी अपना परस्पर विरोधी बनाया। चेन मो ने भारी और अपना माथा रांगा। कोई भी कार्य न होने पर उसने सीधे रानी मेडुसा से कहा, महामहिम, कल दी का उत्तराधिकार समारोह होगा। क्या आप हमें कुछ पल एकांत दे सकते हैं? ये चौंका देने वाला हो गया और उसकी आंखें तेज हो गईं। नहीं, रानी मेडुसा ने कोल्ड क्लाउड्स में नकारात्मक कर दिया। बस 10 मिनट, चेन मो ने मोलभाव किया। क्या तुम मरना चाहते हो? रानी मेडुसा की आंखों में हत्या की व्यवस्था की एक झलक दिखाई दी। तो फिर 8 मिनट, उसने मोलभाव करने की कोशिश की। तो कैथोलिक मृत्यु की इच्छा है। रानी मेडुसा के शरीर से एक शक्तिशाली दोहुआन की झलक। 5 मिनट, बस 5 मिनट, इससे कम नहीं। चेन मो ने खुद को कब्जे में ले लिया और जोकर ने कहा, मनुष्य, देर के लिए तैयार हो जाओ। 3 मिनट से कम नहीं। चेन मो ने उसे बीच में ही विस्थापित कहा। BTTH, देवी को कैद करना, अध्याय 24, एक देवी को बांधना। रानी मेडुसा मुफ्त वेब उपन्यास। एक देवी को बांधना। रानी मेडुसा। रानी मेडुसा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा उमड़ रही थी। अगर चेन मो ने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत की तो वह निस्संदेह उसे एक ही बार में ढेर कर देगी। चेन मो सहज रूप से पीछे हट गया। ये कायरता नहीं थी, यह आत्मरक्षा थी। डाई जानती थी कि अगर वे आज रात अलग हो गए तो उनकी अगली मुलाकात कम से कम 3 महीने बाद ही हो पाएगी। इसलिए वह रानी मेडुसा की बांह से लिपट गई और धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाने लगी। अच्छी बहन, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए उससे अकेले बात करने दीजिए। नहीं, कृपया बहन, डाई ने धीरे से कहा और रानी मेडुसा की छाती से लिपट गई। रानी मेडुसा इस तरह के व्यवहार को सहन न कर पाने के कारण डाई को धक्का देकर दूर कर दिया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद बहन, डाई ने खुशी से कहा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। रानी मेडुसा ने सोचा कि डाई उसे गले लगाने आ रही है और सहज रूप से अपनी बाहें खोल दीं। उसे आश्चर्य हुआ जब डाई तेजी से उसके पास से गुजरी और दरवाजा बंद कर दिया। क्लैक, रानी मेडुसा की उंगलियां कसकर भींच गईं, उनकी खूबसूरत आंखों में एक घातक चमक दिखाई दी। उसने मन बना लिया, कल वह उस इंसान को ठीक से सबक सिखाएगी। बंद दरवाजों के पीछे कमरे के अंदर डाई ने शर्माते हुए अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया और उन्हें कसकर दबा लिया। उसका कोमल चेहरा लाल हो गया था, मानो उससे पानी निचोड़ा जा सके। धीरे धीरे वह चेन मो की ओर बढ़ी, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जितनी धीमी थी। तुम मेरे साथ अकेले क्यों रहना चाहते थे? चेन मो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी बाहों को डी की पतली कमर के चारों ओर लपेटा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर झुकाकर उसे चूमा। डाई स्तब्ध रह गई, उसकी चौड़ी आंखें सदमे से भर गईं। वह इतनी अचंभित थी कि उसे ये भी नहीं सूझा कि विरोध कैसे करे। डिंग, अनुकूलता जोड़ 6।
जुबान श्रेणी की मध्यवर्ती 2 तकनीक सोआरिंग ड्रैगन स्टेप्स प्राप्त की। चुंबन बोनस सक्रिय, महान सूर्य अविनाशी शरीर प्राप्त किया। डिंग, होस्ट लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब एक नई देवी को बांधा जा सकता है। खोज जारी है। खोज पूरी हुई। बंधी हुई देवी रानी मेडुसा। डिंग, देवी डाई की अनुकूलता 100 के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। अब वह दाव साथी बन सकती है। भविष्य में अनुकूलता में होने वाली वृद्धि से पुरस्कार तो मिलेंगे, लेकिन अनुकूलता अंक मेजबान अनुभव संचित नहीं होंगे। क्या बकवास है। चेनमो इतना हैरान हुआ कि उसने झट से डाई को धक्का देकर दूर कर दिया। चुंबन के असर से अभी भी अचंभित डाई क्षण भर के लिए खो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ है। दूसरी ओर चेनमो का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रानी मेडुसा को बांधना, मैं उसे कैसे मनाऊं? उसके चेहरे के भाव देखकर डाई, जो अभी भी शर्मा रही थी, ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बस खुश हूं और उत्साहित भी। चेनमो ने झट से मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया ताकि डी को कुछ भी असामान्य न लगे। उसकी बातें सुनकर डाई और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने अपने मोतियों जैसे दांतों से अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और शरारत से उसकी छाती पर थप्पड़ मारा। तुम बदमाश, क्या अकेले में तुम बस यही करना चाहते थे? मुझे जाकर अपनी बहन को बताना चाहिए। अहम, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया, चेनमो ने उसका कोमल हाथ पकड़ते हुए कहा और सिस्टम से एक कायाकल्प की गोली निकालकर उसे दे दी। डिंग, अनुकूलता जोड़ एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हुआ। उसकी बातें सुनकर डाई का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने उसके हाथ से चिकनी जेड जैसी गोली ले ली और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? ये कायाकल्प की गोली है। ये सुंदरता बढ़ाती है और आपको हमेशा जवान बनाए रखती है। चेनमो मुस्कुराया। वास्तव में ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसे सुंदरता से प्यार न हो, और डाई भी इसका अपवाद नहीं थी। चेनमो के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करने के बाद से वह अपनी दिखावट और पहनावे को लेकर और भी ज्यादा सचेत हो गई थी। बिल्कुल, चेनमो ने सिर हिलाया। डिंग, अनुकूलता जोड़ एक अनुकूलता सिक्का प्राप्त हुआ। तो मैं इसे ले लूंगा। डाई मुस्कुराए और कायाकल्प की गोली को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। तभी दरवाजे के बाहर से रानी मेडुसा की आवाज सुनाई दी। समय पूर्ण हुआ। डाई के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने झट से अपने गले से गहरे सुनहरे रंग का पेंडेंट उतारकर चेनमो के गले में डाल दिया। ये ट्विन हॉट पेंडेंट है, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहने के बाद उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। चेनमो ने अपने गले में लटके पेंडेंट को छुआ और उलझन में बुदबुदाया, यह आधा ही क्यों है? लेकिन डाई तब तक जा चुका था और वह उसे जवाब देने में असमर्थ था। चेनमो ने पेंडेंट को अपने वस्त्र में रखा और फिर अपना स्टेटस पैनल खोला। स्थिति पैनल। नाम चेनमो। जाति मानव। साधना 4 सितारा डोशी। मेजबान स्तर LV2 100 and 200। बंधी हुई देवियां मरना अधिकतम दाव साथी बन सकती हैं। रानी मेडुसा दाव साथी बनने के लिए 100 अनुकूलता की आवश्यकता है। साधना विधि सर्वोच्च आदिम कला। तकनीकें कुनपिंग विंग्स अपग्रेड करने योग्य, क्लाउड वांडरिंग स्टेप्स, जुबान थंडर पाम, स्वॉर्ड फॉल्स फ्रॉम द 9 हेवंस। वंश साधारण। अनुकूलता सिक्के 16। शारीरिक बनावट यूनिवर्स स्वॉर्ड बॉडी अपग्रेड करने योग्य। आकर्षण दिव्य आभा। जैसा कि अपेक्षित था, डाई के साथ उसकी अनुकूलता अब और नहीं बढ़ रही थी और उससे प्राप्त अनुकूलता अब उसके मेजबान अनुभव में योगदान नहीं दे रही थी। चेनमो ने डाई के साथ अपने दाव साथी बंधन को अंतिम रूप देने का विकल्प चुना। डिंग, दाव साथी संबंध स्थापित हो गया। भविष्य में अनुकूलता में होने वाले लाभ और भी अधिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। सिस्टम की घोषणा से चेनमो को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी दौलत खो दी हो। वे आखिरी 2 अनुकूलता अंक पूरी तरह से व्यर्थ गए। उसने सिर हिलाते हुए बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। कल उसे रानी मेडुसा के साथ अभ्यास सत्र में भाग लेना होगा। उसे खुद को यथासंभव मजबूत बनाना होगा। चेनमो ने तुरंत जुबान श्रेणी की मध्यवर्ती 2 तकनीक सोआरिंग ड्रैगन स्टेप्स और जुबान श्रेणी की उन्नत 2 तकनीक नेदरवर्ल्ड डेथ सील को निकाला। सोआरिंग ड्रैगन स्टेप्स एक मूवमेंट तकनीक थी। पैरों की कुशलता में निपुणता के बल पर चेनमो ने बिना किसी अभ्यास की आवश्यकता के इसे तुरंत सीख लिया। वहीं नेदरवर्ल्ड डेथ सील एक अत्यंत शक्तिशाली सील तकनीक थी। इससे अभ्यासकर्ता एक साथ कई मृत्यु मुहरे बना सकता था, जिनकी कुल संख्या 8 तक हो सकती थी। पूरी तरह से सक्रिय होने पर इसकी शक्ति पृथ्वी श्रेणी की शुरुआती 2 तकनीक के बराबर होती थी। फिलहाल उन्होंने इसका अभ्यास न करने का विकल्प चुना। इसके बजाय उन्होंने महान सूर्य अविनाशी शरीर को निकाला। बूम! ज्ञान का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, जिससे उसका सिर ऐसा महसूस हुआ मानो फट जाएगा। इसके विवरण के अनुसार महान सूर्य अविनाशी शरीर का निर्माण अमर सम्राट द्वारा किया गया था और यह शाश्वत अविनाशी शरीर के मूलभूत रूप के रूप में कार्य करता था।
चेन मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। महान शासक में वर्णित शीर्ष 10 आदिम दिव्य शरीरों में से एक शाश्वत अविनाशी शरीर था। चूंकि महान सूर्य अविनाशी शरीर इसकी नींव था, इसलिए यह एक अविश्वसनीय तकनीक होना ही था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। वह इसे तुरंत सीख सकता था। चेन मो ने इसे सक्रिय करने की कोशिश की। बूम! पूरा कमरा थोड़ा कांप उठा। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी एक अनियंत्रित लहर की तरह उमड़ पड़ी, और जैसे जैसे वह एकत्रित होती गई, एक विशाल सुनहरी आकृति आकार लेने लगी। लेकिन जैसे ही ये पूरी तरह से प्रकट होने वाला था, ये गायब हो गया। चेन मो का चेहरा पीला पड़ गया। उस क्षण भर में ही महान सूर्य अविनाशी शरीर ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी वर्तमान साधना इसे बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। लेकिन इससे ही यह साबित हो गया कि यह तकनीक कितनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी। BTTH देवी को पकड़ने से शुरू। अध्याय 25 रानी मेडुसा के खिलाफ लड़ाई। मुफ्त वेब उपन्यास। रानी मेडुसा के विरुद्ध युद्ध। चेन मो के डेंटियन के अंदर एक स्ट्रोब बल उत्पन्न हुआ। उनके क्यूई समुद्री मील के ऊपर एक विशाल स्वर्णिम सूर्य प्रकट हुआ। धधकते सूरज के चारों ओर सुनहरी लपटें उभरी, जिससे भयंकर गर्मी पैदा हुई जो उसकी ऊर्जा सागर में चली गई, जिससे उसकी दांतियन के अंदर की सारी दोची बर्बाद हो गई। चेन मो ने तुरंत महान सैन अविनाशी शरीर को सक्रिय करना बंद कर दिया और अपने दोची को पुनः प्राप्त करने के लिए सुप्रीम प्राइमेडियल आर्ट का तेजी से उपयोग किया। 1 घंटे बाद अपनी दोची को पूरी तरह से बहाल करने के बाद चेन मो ने डेविल डेथ सील का अभ्यास शुरू किया। जैसा कि जुबान श्रेणी की उन्नत 2 प्रौद्योगिकी से शुरू हुआ था, इसकी साधना की कठिनताएं कहीं और थीं। कोई और विकल्प नहीं। चेन मो ने मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट अगरबत्ती होने की घोषणा की। अगरबत्ती की सुगंध की सहायता से उसकी समझ की गति में काफ़ी वृद्धि हुई। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी पहली मृत्यु मोहर विकसित कर ली। हालांकि जैसे ही उसने दूसरी बार मृत्यु मोहर लगाने का प्रयास किया, ज्ञानोदय का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे बढ़ने में असहाय चेन मो ने एक और अगरबत्ती निकाली। ज्ञानोदय के 4 सतत चक्रों के उपयोग के बाद उन्होंने कुल 5 मृत्यु चिन्हों का विकास किया। उस समय उन्होंने अगरबत्ती का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने तकनीक का अधिकांश भाग पहले ही समझ लिया था। अब से वह सामान्य अभ्यास के माध्यम से शेष मुद्राओं को विकसित कर सकता है। आगे जब तक चेन मो जागा, तब तक वह 6 मौत के निशानों का अभ्यास कर चुका था और उसकी दोची प्रचुर मात्रा में थी। जब वह हाथ मुंह धो रहा था, तभी दरवाजे पर सरक गया। बाहर नाग जनजाति के एक रक्षक ने बुलाया। महामहिम महारानी ने आपको बुलाया है। चेन मो ने अर्ली से खुद को तरोताजा करवाया और नाग जनजाति के रक्षकों की सुरक्षा में रानी मेडुसा के महल की ओर चल दिया। 2 लंबे पत्थरों की गलियारों से गुजारे गए, वह एक भव्य और अलंकृत द्वार के सामने प्रवेश करता है। कीमती रत्नों से जड़ते दरवाजे बंद थे। गलियारों में नागा जनजाति के 2 पंक्तिबद्ध रक्षक सावधान मुद्रा में धारक थे। अपने सिस्टम के उपयोग से उनकी जांच करते हुए चेन मो ने पाया कि उनमें से सबसे खराब 6 स्टार दाडूशी थे और गार्ड डोर के करीब थे। उनकी साधना बहुत ही मजबूत थी। महल के शिलालेखों के दोनों ओर 2 खूबसूरत नाग स्त्रियां खड़ी हैं। दोनों 9 सितारे 2 लिंग हैं। जब उन्होंने चेन मो को आते देखा तो उनमें से एक ने एक डर से घोषणा की, महाराज, आपका निजी दास आ गया है। ये सुनकर चौंका देने वाली चेन मो के स्टॉस का कोना प्रभाव सा फाड़ उठा। महल के अंदर से एक अन्वेषक की आवाज़, उसे अंदर आने दो। 2 नाग फैंटमियों ने भारी भरकम फिल्मों को झटका देकर उड़ाया, जिससे एक भव्य दृश्य सामने आया। चेन मो की सबसे पहली नज़र एक सांप की मूर्ति पर पड़ी। निर्मित को देखने से यह स्पष्ट हो गया कि यह मूर्ति रानी मेडुसा की थी। जल्दी करो और अंदर आ जाओ, विकी ने आग्रह किया। एक गहरी सांस ली गई। चेन मो अंदर बोली हुई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। महल के अंदर फर्श पर गहरे लाल रंग के कालीन बिछे हुए थे और भीतरी हॉल में असंख्य सांपों की मूर्तियां खड़ी थीं, जो भव्यता और गंभीरता का माहौल पैदा कर रही थीं। हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर एक शाही सिंहासन स्थित था। उस पर लाल रंग का वस्त्र पहने और सोने का मुकुट धारण किए एक मोहक स्त्री विराजमान थी। उसकी बर्फीली निगाहों से एक निर्विवाद राजसी आभा झलक रही थी। चेन मो को देखते हुए उसने धीरे से अपना मुकुट उतारा और सीढ़ियों से नीचे सरक गई। उसकी बैंगनी सांप जैसी पूंछ खूबसूरती से उसके पीछे लहरा रही थी। उसकी बेदाग सफ़ेद त्वचा, उसकी कॉलरबोन का नाजुक घुमाव और उसकी सुडौल पतली गर्दन उसे बेहद खूबसूरत बनाती थी। तंग लाल पोशाक में लिपटी उसकी सुडौल आकृति आकर्षक और अछूत दोनों थी, शुद्ध होते हुए भी मोहक। फिर भी अपनी अतुलनीय सुंदरता के बावजूद चेन मो को जरा भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि इस समय रानी मेडुसा की मनमोहक आंखें बर्फीली तीक्ष्णता के साथ उस पर टिकी हुई थीं। चेन मो ने उसकी पतली कमर पर सरसरी नज़र डाली और उसकी तारीफ करने का फैसला किया। महामहिम, आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हॉल में आधे मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। सिस्टम अनुत्तरदायी बना रहा।
रानी मेडुसा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने कहा, यह मत सोचो कि मीठी बातें कहने से मैं तुम्हारे प्रति नरमी बरतूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और तुरंत चेनमो के सामने प्रकट होकर उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। बूम! चेनमो हवा में उछलकर दूर वाली दीवार से जा टकराया और एक धीमी सी कराह के साथ गिर पड़ा। खांसी, खांसी, महाराज, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप मेरी साधना के बराबर अपनी साधना को नियंत्रित करेंगे? चेनमो ने 2 बार खांसते हुए खुद को फर्श से उठाया। रानी मेडुसा ने अनादर का भाव दिखाते हुए उत्तर दिया, ओह याद नहीं रहा। हालांकि उसकी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। ये पिछली रात जो हुआ था उसकी सजा थी। चेनमो के चेहरे पर उदासी छा गई। ठीक है, तुमने ही तो कहा था। देखते हैं आज कौन किसको सबक सिखाता है। रानी मेडुसा ने अंततः अपनी साधना को दबा दिया और पलक झपकते ही उस पर फिर से हमला कर दिया। इस बार चेनमो उसकी हरकतों को साफ साफ देख सकता था। उसने सोआरिंग ड्रैगन स्टेप्स को सक्रिय किया और अपने चारों ओर पैंतरेबाजी करते हुए पीछे परछाई छोड़ता चला गया। अगर हम एक ही स्तर पर हैं तो मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? अगले ही पल उसने रानी मेडुसा से हाथापाई कर ली, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे इसका पछतावा हुआ। उसने अपनी शक्ति को दबा रखा था, लेकिन 4 सितारा डोओशी के स्तर तक नहीं। इसके बजाय उसने इसे दा डोओशी तक नीचे कर दिया था। बूम! एक ही हथेली के प्रहार से चेनमो एक बार फिर हवा में उड़ गया। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने रानी मेडुसा के मनमोहक लेकिन घमंडी चेहरे को घूर कर देखा और गुस्से से भर गया। तुम धोखा दे रहे हो, बेईमानी करना। रानी मेडुसा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो क्या हुआ? आप? चेनमो हताशा से लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था और उसने उससे तर्क करने की कोशिश की। महामहिम, नाग जनजाति के शासक, एक शक्तिशाली डोहुआंग होने के रिश्तेदार, क्या आप एक घायल व्यक्ति को इस तरह से धमाका कर सकते हैं? ये ठीक है कंपाउंड, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह मत सोचो कि मैं छोटी मोटी चालों को नहीं छोड़ूंगा। जब तुम सिर्फ एक सितारा दोंग थे तब भी मेरी कुछ गहराई को झेल सकते थे। अगर मैं अपनी ताकत को छोटी मोटी चालों के बराबर कर लूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं छोटी मोटी चालों को छोड़ दूंगा। रानी मेडुसा ने अपनी कोमल नारनहेन से और एक विलक्षण हंसी बनाई। उनके शब्दों से चेनमो थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन बाहरी तौर पर वह प्रभावित रहा। आपने पहले ऐसा नहीं कहा था। रानी मेडुसा ने पूरे संस्थान के साथ कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेनमो अर्थव्यवस्था की समाप्ति हो गई थी कि वह उसे स्टॉक कोडे भूखा रखना चाहता था। महामहिम, नाग जनजाति की रानी होने के नाते क्या आपका वचन अटल नहीं होना चाहिए? आप इस तरह के अपने वादों से मुक्त नहीं हो सकते। रानी मेडुसा की अनमोल इच्छाएं। ठीक है, मैं अपनी शक्ति को 1 सितारा दोषी तक सीमित कर लूंगा। अब और कोई बदलाव नहीं। इसे थोड़ा और कम करो। चेनमो ने मोलभाव करने की कोशिश की। रानी मेडुसा ने उन्हें विविध भारी संबंधों से देखा। दमनकारी अलगाववादियों को महसूस हुआ। चेनमो तुरंत पीछे हट गए। ठीक है, ठीक है, 1 सितारा दावशी ही ठीक है। अब और धोखा नहीं। रानी मेडुसा ने सिर हिलाया। एक तीव्र गति के साथ उसके सुंदर शिखर ने हवा में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला चाप बनाया। उसके काले रंग की सांप जेल टेल चेनमो की छाती की ओर तेजी से बढ़ती है, जिससे हवा को चिराते हुए एक तेज सरसराहट की उत्पन्न आवाज हुई। चेनमो की अनजान तन जाओ। उड़ते हुए ड्रैगन स्टेपल्स को सक्रिय करते हुए वह तेजी से कुछ कदम पीछे चला गया और घातक हमलों से बाल बाल बच गया। लेकिन बाकी ही पल उनके सामने एक लाल चमकती कौंधी है। रानी मेडुसा का कोमल जेड रंग का हाथ, जो गहरे लाल रंग के 2 चीसे लाल हो गया था, उसकी छाती की ओर बढ़ी हुई थी। पाताल लोक मृत्यु निशान। चेनमो ने तुरंत एक हस्त मुद्रा का निर्माण किया और हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी हथेली में ऊर्जा की एक काली मुद्रा का निर्माण किया। तोड़ना। रानी मेडुसा की मांसपेशियों की मुश्किल से हिले। जैसे ही उनकी लाल आभा ने काली आभा को चकनाचूर कर दिया, उनकी हथेलियों ने सीधे चेनमो की छाती पर प्रहार किया। BTTH, देवी को कैद करने से शुरू। अध्याय 26। धिक्कार है, क्या तुम मजाक भी नहीं समझ सकते? मुफ्त वेब उपन्यास। धिक्कार है, क्या तुम मजाक भी नहीं समझ सकते? डूची की एक तीव्र तरंग श्रृंखला मो की छाती से टकराई, जिससे उसका कपड़ा फट गया और वह 10 कदम और पीछे चला गया। उनके चेहरे पर चयन किया गया। खैर ही रानी मेडुसा ने अपनी साधना को 1 सितारा दाद दोषी तक सीमित कर लिया था, फिर भी उसकी गति, युद्ध तकनीक और विध्वंसक शक्ति का पालन किया गया था, जो उम्र के व्यक्ति से कहीं अधिक थी, जिससे वह कभी युद्ध की थी। दूसरे शब्दों में कहा गया है, अपनी दमित शक्ति के अलावा वह अभी भी एक डून के कौशल के साथ लड़ रही थी। लगता है मुझे पूरी ताकत लगानी। चेनमो के हाथ में तेजी से उछाल आया और वह मुद्रा में गिरावट आए। उसके सामने एक काली रोशनी की मुद्रा बन गई। लेकिन वह रुका नहीं। जल्द ही एक दूसरी मृत्यु मोहर प्रकट हुई, जो पहली मोहर में सहजता से विलीन हो गई। कमरे में एक साइबेरियाई सामोन छा गया। फिर तीसरी मोहर आई।
रानी मेडुसा के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे देर तक आर्द्र नहीं हुई। वह फिर से आगे बढ़ें। मो ने सोरिंग ड्रैगन स्टेप्स को सक्रिय और काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से अपने दावे से बचाए चेन को आगे बढ़ाया। फिर भी उसकी अटपटी हरकतों के बावजूद उसका चेहरा शांत हो गया, क्योंकि वह डेथ सील्स को जारी कर रहा था। तुम बस टालमटोल करोगे। अचानक रानी मेडुसा की गति में उछाल आया। उसके तीसरे हॉल में एक सुंदर चाप की बनावट बनी हुई थी और उसके नीले रंग की सांप जैसी पूंछ उस पर झपटी थी। चेनमो ने तुरंत अपना डूची वेल सक्रिय कर दिया और सीधे वार को अपने ऊपर ले लिया। उसके कमर से तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे एक बार फिर पीछे हटते देखा, रानी मेडुसा के लाल राक्षस पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी पूंछ से जमीन को छुआ और फिर से आगे की ओर काम किया। इस बार उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। इसके बजाय उसने अपने साथ मिलकर हमला करना शुरू कर दिया और अपने पूरे चेहरे पर वार कर दिया। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। चेनमो का फेस पल भर में काला पड़ गया। वह मेरे चेहरे पर मुक्का मार रही है और साथ ही मेरी राय भी बढ़ रही है। ये तो सरासर अपमान था। उसी क्षण उसकी छठी मृत्यु का अंततः आगमन तैयार हो गया, जो पिछले 5 राजाओं के ऊपर शामिल हो गया। लेकिन हमला करने के बजाय वह चिल्लाया, रुको, अगर हारून से अनुकूलता बहुत है तो शायद कुछ और सहना बुरा विचार नहीं है। फिर धमाका, एक और कोहनी का युद्ध उसके चेहरे पर पेश किया गया। रानी मेडुसा के दृष्टिकोण से इस खूबसूरत इंसान ने अपने रूप रंग से अपनी छोटी बहन को मोहित कर लिया था। अब जब उसका आक्रमण नाटक साबित हो चुका था तो उसकी मुस्कान और भी गहराई में चली गई। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। क्या वास्तव में यह एक उदार अनुकूलता रूप है? मो ने अपनी मृत्यु मुद्रा को बनाए रखा। ये सुनिश्चित किया गया कि वे बंद न हो, साथ ही अपने चेहरे को अपनी से ढक कर रखें। चलो मुकाबला शुरू करो, देखिए मैं विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाता हूँ। रानी मेडुसा का हाथ लाल रंग से चमक रहा था और वह लगातार हमले कर रही थी, जिसमें हर एक अपनी भुजाओं पर प्रहार कर रहा था। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, उपयुक्तता जोड़ 2, 5 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। जैसे ही रानी मेडुसा ने उसके थोड़े सूजे हुए चेहरे को देखा, उसके दिल में उठ रही झुंझलाहट धीरे धीरे कम हो गई। अब जब वह अधिक पिटा हुआ दिख रहा था तो उसे वह देखने में कहीं अधिक आकर्षक लगने लगा। बुरा नहीं है, उसने सोचा, अब मैं थोड़ा नरमी बरतूंगा। अब चेहरे पर कोई वार नहीं। उसने अपना निशाना बदला और थोड़ी ताकत रोकते हुए उसके सीने पर हथेली से वार किया। चेनमो ने वार नहीं टाला। उसने इसका डटकर सामना किया। दरअसल उसने शरीर को निखारने की किसी ऐसी तकनीक के बदले अपनी तकनीक बदलने पर भी विचार किया था, जिससे वह वार को अधिक प्रभावी ढंग से झेल सके। बूम, उसकी हथेली सीधे उसकी छाती पर पड़ी, जिससे वह लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लेकिन अनुकूलता में कोई वृद्धि नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेनमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रानी मेडुसा फिर से अंदर घुस आए। एक और सीधा हमला। अभी तक कोई अनुकूलता अंक नहीं मिले हैं। क्या मैंने आज की सीमा पार कर ली? चेनमो को आश्चर्य हुआ। अगर ऐसा है तो पलटवार करने का समय आ गया है। अब तक वह हमलों से बचता आ रहा था और खुद भी वार झेल रहा था, लेकिन पल भर में ही उसका व्यवहार बदल गया। एक डरपोक शिकार से एक भयंकर शिकारी में। उसके हाथों से एक गहरी काली चमक निकली। मृत्यु की मुहरें पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक लघु काला सूर्य धारण किए हुए हो, जिससे एक भयावह, रोंगटे खड़े कर देने वाली आभा निकल रही हो। बूम, एक जोरदार पैर पटकते हुए चेनमो ने खुद को आगे की ओर उछाल दिया। उसने रानी मेडुसा के आक्रमण का डटकर सामना किया और उसके हमले के जवाब में अपनी मृत्यु की मुहरों का प्रयोग किया। बूम, डोउची के एक जोरदार विस्फोट ने पूरे हॉल को हिला दिया, जिससे जमीन तक कांप उठी। रानी मेडुसा लगातार हमले कर रही थी और उसने खुद का बचाव करने की जहमत नहीं उठाई थी। अब अचानक हुए इस झटके से वह पीछे की ओर जा गिरी। वह कुछ कदम लड़खड़ा गई, फिर संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के लिए वह इतनी स्तब्ध रह गई कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी, और इससे पहले कि वह संभल पाती, उस पर एक साया मंडरा उठा। चेनमो ने शिकारी की तरह झपट्टा मारा और उसे नीचे गिरा दिया। हाहा, आखिरकार मौका मिल ही गया। अब देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। बोलते समय उसका सूजा हुआ चेहरा फड़क रहा था, जिससे वह दर्द से कराह रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर प्रतिशोध में उसके चेहरे पर प्रहार करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, वह झिझका। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी निगाहें नीचे की ओर गईं और उसकी सुडौल आकृति पर टिक गईं। क्योंकि वह एक तरफ गिर गई थी, इसलिए उसके गोल भरे हुए कूल्हे पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। उसका हाथ सहज प्रवृत्ति से आगे बढ़ा। थप्पड़। उस विशाल हॉल में एक तेज चटकने की आवाज गूंज उठी। रानी मेडुसा जम सी गई।
उसके नितंबों में जलन भरी पीड़ा फैल गई और उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ अभी भी उस पर टिका हुआ है। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चेनमो भी जम गया। कोमलता, उछाल, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मैं निष्क्रिय हूँ। सबको पता है कि बाघ की पूंछ को नहीं छूना चाहिए, और मैंने उसके नितंब पर थप्पड़ मार दिया। ओह महाराज, बेशर्म। क्वीन मेडुसा के शरीर से डोउची की एक विशाल लहर फूट पड़ी जो हिमस्खलन की तरह चेनमो पर छा गई। वह पल भर में ही दंग रह गया। अरे काय, तुम्हें क्या मजाक भी समझ नहीं आ रहा? चेनमो चिल्लाते हुए हॉल में इधर उधर उछाल लगा। रानी मेडुसा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसका गाल लाल रंग से जल रहे थे। अपनी पूंछ को झटकाते हुए वह हवा में उछल गई और बीच हवा में ही उसकी परछाई चमक उठी। उसने अपना हाथ उठाया, अपने पेट पर प्रहार करने की तैयारी उसी समय की थी। उनके परिधानों में से एक गहरे भूरे रंग का पेंडेंट फ्लोरिंग था। रानी मेडुसा एक पल के लिए रुकी, अपनी शक्ति को बेचारी, लेकिन उसका हमला रुका नहीं। चेनमो जमीन पर गिर गया। रानी मेडुसा ने अपने पीछे से नीचे उतरते हुए उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसके बाद की समीक्षा की श्रृंखला स्टॉर्म की तरह बचपुट। बूम बम बम, डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, ज्ञानोदय का क्षण प्राप्त हुआ। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। हर एक के साथ रानी मेडुसा की शर्म और ऊंचाई धीरे धीरे कम हुई। बुरी तरह पिटने के बावजूद चेनमो को एक बात का पता चला। मुझे लगता है कि मुझे वॉलरैक लॉक की चाबियां मिल गई हैं। ये देखकर कि उसके पैरों के निशानों के बीच बुदबुदाया। महामहिम, आपका नितंब शास्त्रीय बहुत आकर्षक है। धमाका। रानी मेडुसा का चेहरा लाल हो गया था, उनके दिल में एक अजीब सी भावना बनी हुई थी। अंतिम चरण मुके से उसने उसे एक बार फिर हवा में उछाल दिया। डिंग, अनुकूलता जोड़ 3, अध्यात्म विधि प्राप्त की अराजकता ध्यान कला उच्चतर खंड। BTTH, देवी को कैद करना अध्याय 27। महाराज, मैंने पूरी रात आपके बारे में सोचा। मुफ्त वेब उपन्यास। महाराज, मैंने पूरी रात आपके बारे में सोचा। भव्य शयनकक्ष के अंदर लाल पोशाक पहने एक मोहक महिला अपने नीचे लेटे हुए पुरुष पर लगातार मुक्कों की बहार कर रही थी। प्रत्येक स्ट्रेट हिट चेनमो के कभी सुंदर दिखने वाले चेहरे पर लगा। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। रानी मेडुसा का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि जैसे ही वह अंकित वाली थी, चेनमो, जिसका चेहरा बुरा जैसा हुआ था, मुश्किल से समझ में आने वाली आवाज में बुदबुदाया। महामहिम, आपका व्यक्तित्व विनाशक अद्भुत है। पिछला भाग दर्द से उसका हाथ ऊपर उठ गया और उसके रत्न जैसे कमर को ढीला से हिला दिया गया। एक बार में ही रानी मेडुसा के सीने में फिर से गुस्सा भर गया और उसकी भुनने का किरदार फिर से शुरू हो गया। उसके मुक्कों ने फिर से हमला शुरू कर दिया, लेकिन इस बार रेक चेनमो कितना भी सहन करे, रिंक वह रानी मेडुसा को कितना भी उकसाए, कोई अतिरिक्त अनुकूलता अंक प्राप्त नहीं हुआ। freewebnovel.com। ऐसा लग रहा था कि वह दिल्ली बॉर्डर पार कर ली थी। ये जानकार चेनमो ने तत्काल चिकित्सा की भीख छोड़ दी। महामहिम, मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था, कृपया रुकिए। उसके लड़खड़ाते शब्दों ने उसे बिल्कुल तरह से हास्यास्पद बना दिया। उसकी विनती सुनकर रानी मेडुसा का चेहरा भावहीन हो गया, लेकिन उसकी आंखें रुक गईं। चेनमो की नज़रों से बचकर उसके गालों पर फूल सी लाली छा गई। उसने अपनी कलाई घुमाई, उसे लगा कि इतनी देर हो गई है कि उसे पीटने के बाद भी दर्द हो रहा है। उस पर तिरछी नज़र डालते हुए उसने कुंवारी आवाज में उसके गले से पेंडेंट खींच लिया। घिनौने गुलाम, तारे की मूर्ति कैसे हुई मुझे अपवित्र करने की? मैं हथियार अभी के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन कल मैं हथियार एक और सबक सिखाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने आखिरी मुक्का मारा। चेनमो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गईं। चेनमो को नाग जनजाति के रक्षक वापस अपने कमरे में ले गए। नाग जनजाति के हर सदस्य ने अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बहुत ही प्रभावशाली था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था और यहाँ तक कि उसकी आंखों का भी आकार अस्पताल में था। उनके कमरे के अंदर नाग जनजाति के एक सेवक ने अपने भंडारघर से एक लकड़ी का टैब निकाला, उसे पानी से भरा और रानी मेडुसा की दवा की दालदी द्वारा तैयार किया गया। फिर चेनमो के पुतले की जहमत भी ना पुतले हुए नौकर ने उसे टैब में डाल दिया और चला गया। खांसी खांसी। चेनमो की नींद वाले अंधेरे आकाश के नीचे खुला और उसने खुद को औषधीय पानी में भी पाया। जैसे ही उसने हिलने डुलने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसने दर्द से कराह उठा लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ सूजन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। महारानी से स्नेह जतने का ऐसा अनोखा तरीका होने की उम्मीद नहीं थी। टैब के अलावा अल से झुके हुए चेनमो का मन भटक रहा था और वह रानी मेडुसा के चेहरे की कल्पना कर रही थी। चेहरे पर अभी भी सूजन के बावजूद वह मूर्ख की तरह मुस्कुरा रही थी। आज उसे रानी मेडुसा से कुल 14 अनुकूलता अंक और 21 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। एक बर्फ की रानी।
कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन मैं उस ठंडे आवरण को तोड़ दूंगी और फिर मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटा दूंगा। अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए अपने अगले कदमों को अंतिम रूप देने के बाद चेन मो ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक उपचार की गोली निगल ली और नहाने के पानी में एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि मिला दी। कल मैं फिर से उसकी मार का शिकार बनूंगी। मुझे जल्दी ठीक होने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने एक ची गैदरिंग पिल भी ली जिससे उनकी रुचि अवशोषण दर बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने ज्ञानोदय के क्षण की धूप को सक्रिय किया। इससे पहले उसने नेदरवर्ल्ड डेथ सील को विकसित करने के लिए 4 का उपयोग किया था। रानी मेडुसा से अभी अभी प्राप्त हुई वस्तु को मिलाकर उसके पास अभी भी 4 वस्तुएं शेष थीं। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगरबत्ती का इस्तेमाल होते ही उसका दिमाग साफ हो गया। बिना किसी झिझक के उसने सर्वोच्च आदिम कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर एक काले भंवर में बदल गया जो आसपास की दो ऊंची ऊर्जा को लालच से अवशोषित कर रहा था। इस बीच शयन कक्ष में रानी मेडुसा के हाथ में 2 लटकन थे। एक चीज चेन मो की थी जिसे उसने जबरदस्ती छीन लिया था। दूसरी वाली उसकी थी। अगर चेन मो यहाँ होता तो उसे तुरंत पता चल जाता। दोनों पेंडेंट एक जैसे थे। दरअसल उनके पेंडेंट का दूसरा हिस्सा रानी मेडुसा के हाथों में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन उसे ट्विन हॉट पेंडेंट देगी। ऐसा लगता है कि उसके मन में उस इंसान के लिए वाकई भावनाएं हैं। रानी मेडुसा ने पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में निराशा के विचार उमड़ रहे थे। कल मैं उसे और भी ज्यादा सजा दूंगा। जैसे ही उसे चेन मो का सूजा हुआ सूअर जैसा चेहरा याद आया, उसके आमतौर पर ठंडे रहने वाले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक महल के भीतर की दो ऊंची ऊंची अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी। रानी मेडुसा की भौहें तन गईं क्योंकि उन्होंने तुरंत गड़बड़ी के स्रोत की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया। चेन मो का कमरा। वह किस प्रकार की साधना तकनीक का प्रयोग कर रहा है? वह इतना दबंग कैसे हो सकता है? अपनी जिज्ञासा के बावजूद रानी मेडुसा ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत एक अवरोध खड़ा कर दिया जिसने ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। नाग जनजाति के महल में अन्यत्र। आप मुझे बता रहे हैं कि उस इंसान को रानी के शयन कक्ष से बाहर ले जाया गया था? नाग जनजाति के योद्धाओं के नेता मोबासी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जी हाँ, गार्ड ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने महारानी के कक्ष से युद्ध की आवाजें सुनी थीं। जब उसे बाहर ले जाया गया तो आपको उस आदमी को देखना चाहिए था। वह बिल्कुल दयनीय लग रहा था। उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। उसके साथ यही होना चाहिए था, मोबास ने ताना मारा। उस मूर्ख के पास भागने का मौका था लेकिन उसने अपनी ही कब्र में चलना चुना। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है महारानी सचमुच उन्हें एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो क्या हमें? गार्ड ने अपनी गर्दन की ओर इशारा करते हुए गला काटने का अभिनय किया। मोबास ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाया। यदि महारानी को उस व्यक्ति में कोई शामिल नहीं है तो हमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सीमा का उल्लंघन करने से वे अपनी और भी क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि उसने इसे अच्छी तरह से छुपा कर रखा था, लेकिन मन ही मन में मोबास के मन में रानी मेडुसा के लिए एक गुप्त प्रशंसा थी। समझ गया, गार्ड ने सिर हिलाकर ने कहा। आगे छप छप। चेन मो दवा के टैब से बाहर कपड़े पहने और नहा धोई। हालांकि रातों रात उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। सर्वोच्च आदिम कला जैसी उच्च वैज्ञानिक साधना पद्धति के साथ भी बाहरी सहायक के बिना रातों रात दोषी रैंक को पार करना वास्तविक था। हालांकि अपनी वर्तमान गति से उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 1 सप्ताह में वह 4 सितारा दोषी से 5 सितारा दोषी में समरूप होने के लिए सामेची को आत्मसात कर सकते हैं। शयन कक्ष के अंदर रानी मेडुसा ने अभी अभी टेरोताजा को समाप्त किया था और उसने मो को मछली के लिए चेन मो को किसी को भी प्रोजेक्ट किया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर उत्पाद, दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज दी गई। महाराज, मैं यहाँ हूँ। रानी मेडुसा, अंदर आ जाओ, उसने जवाब दिया। उसकी अनोखी आवाज में विलासिता सी झलक रही थी। दरवाजा खुलते और बंद होते रहे। हालांकि चेन मो के चेहरे की सूजन कम हो गई थी, लेकिन उनके कभी खूबसूरत दिखने वाले चेहरे की मजबूती अभी भी बनी हुई थी। फिर भी अपनी खुरदरी शक्ल सूरत के बावजूद वे एक आकर्षण थे। जैसे ही वह इन पैनल हुआ, उसने कहा, महाराज, मैंने पूरी रात आपके बारे में सोचा। उन्होंने सीधे सीधे आक्रमण कर दिया, उपयुक्त स्थिति हासिल करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया। दुर्भाग्य से सिस्टम ने शैले साधे रखे। रानी मेडुसा ने अनारक्षित हंसी हंसी। इंसान, तुम मुझे अपनी प्रति नारी प्रतिभा के लिए कुछ भी कहोगे, है ना? चेन मो ने कहा, महामहिम महारानी प्रतिद्वंदी हो गईं, आप आज से पहले कहीं भी बहुत खूबसूरत। BTTH, देवी को कैद करने से शुरू। अध्याय 28, मृत्यु की सीमाओं का निर्मम परीक्षण। निःशुल्क वेब उपन्यास। मौत की चुनौतियों का सामना करना। मीठी मीठी बातें करने वाला। नाग जनजाति की रानी के गुण मेडुसा दयालु किसी मनुष्य के शब्दों से कैसे हो सकते थे?
एक अयोग्य फुफकार के साथ उसने चेन मो पर पहला हमला किया। आज के हमले काल के हमले भी कहीं अधिक भीषण थे। महाराज, आप धोखा दे रहे हैं। जैसे ही उनके हाथ में गूंजी, चेन मो हवा में उड़ गई। उन्होंने तुरंत देखा कि रानी मेडुसा की दमित साधना काल की तुलना में थोड़ी अधिक थी। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? रानी मेडुसा ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। तुम? चेन मो ने अपने दांत भींचे, फिर उसे उकसाया। महाराज, आपको क्या शर्म नहीं आती? रानी मेडुसा की विश्वव्यापी खोज। लगता है कल का सबक बहुत असर था। एक लाल चमक दिखाई दी। रानी मेडुसा के शरीर के चारों ओर गहरा लाल रंग का डूची कवच बन गया। कल जो उसे रोकने के लिए आया, उसने अब खुद को पूरी तरह से कवच से पकड़ लिया था। पल झपकते ही वह चेनमो की ओर रेसिंग पैड। चेनमो ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई और अपने डूची वेल को बुलाया, जबकि दो जानवरों का समूह उसके अवरोधकों के रूप में सामने आया। साथ ही साथ उसने उसे प्रोत्साहित किया। महामहिम, आप कुछ भी नहीं भूल सकते हैं ना? क्वीन मेडुसा ने एक ही मुक्के से अपने डूकी हुई वेल को चकनाचूर कर दिया, जिससे चेनमो कई कदम पीछे हट गई। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 उपयुक्तता सिक्के प्राप्त हुए। ये देखकर कि आज भी वही हाल है, चेनमो मन ही मन खुश हो गया। उनका और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, महाराज, क्या आपने आज खाना नहीं खाया? कल वाली ताकत कहाँ गई? रानी मेडुसा की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। कोल्ड स्वर में उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, कल तुम कितनी परेशान करने वाले थे, ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं पता चली? उसके रंगीन रंग के सांप जेलटेल ने 2 सितारा दावशी की पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया और चेनमो की चेस्ट पर चित्रित किया। यहाँ तक कि उनके प्रचंड भी टक्कर के कारण टूट गए। उसके शरीर में तेज दर्द हुआ, जिससे उसे हौंफने का एहसास हुआ। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, ज्ञानोदय की एक क्षणिक धूप प्राप्त हुई। चलो, बचे रहो, रानी मेडुसा ने ताना मारा। महाराज, 3 राक्षसी हमलों के साथ, क्या आप मुझे सिर्फ मालिश दे रहे हैं? दर्द के बावजूद चेनमो ने हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। चलो, मुझे और मारो। हम देखते हैं प्यारे ये घमंड कब तक टिकता है। एक अनमोल फुफकार के साथ रानी मेडुसा की पूंछ वाले जंगली तूफान की तरह उतारी, तेज हवाओं के साथ हवा को चीरती हुई आगे भव्य और उसके चारों ओर लाल चमक दिखाई दी। इस बार चेनमो ने सीधे तौर पर इसका सामना न करने का विकल्प चुना। अगर उसने ऐसा किया तो वह कई दिन तक वहीं रहेगी। पाताल लोक मृत्यु निशान। एक चीख के साथ मृत्यु के निशानों के 6 भाग एक साथ जुड़ गए। जब वह रानी मेडुसा से आगे बढ़ रही थी, तब हस्तशिल्प में एक काला चिन्ह तैर रहा था। फारना। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में डोऊची की एक भयंकर लहर उठ खड़ी हुई। विस्फोट के बीच कपड़े के फटने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। चेनमो को 10 कदम से अधिक पीछे हटना पड़ा, जबकि रानी मेडुसा केवल 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। पहली बार रानी मेडुसा के आमतौर पर ठंडे रहने वाले चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। अगर आपके पास बस इतना ही है तो आज आपका भाग्य कल जैसा ही होगा, उसने घोषणा की। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। चेनमो ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लाल कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। रानी मेडुसा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने नीचे की ओर देखा। उसे ये देखकर घोर भय हुआ कि उसकी कमर के आसपास की पोशाक का एक हिस्सा फट गया था, जिससे उसकी गोरी चिकनी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक जानलेवा ठंडक छा गई। और ठीक उसी क्षण चेनमो, जो पूरी तरह से मौत को गले लगा रहा था, धीमी आवाज में बुदबुदाया। इतना सफेद। बूम। जैसा कि उम्मीद थी, वह तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ महल की सबसे दूर वाली दीवार से जा टकराया। पूरा शयनकक्ष कांप उठा और दीवारों पर दरारें फैल गईं। डिंग, अनुकूलता जोड़ 1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। पफ। चेनमो दीवार से गिरते ही खून थूकते हुए जमीन पर जा गिरा, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। महाराज, आपने फिर धोखा दिया। आपने अपनी साधना का स्तर बढ़ा लिया। उसके बोलने से पहले ही रानी मेडुसा की आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। उन पर हमलों की एक अथक बौछार हुई। डिंग, अनुकूलता +1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, अनुकूलता +1, 2 अनुकूलता सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, अनुकूलता +2, कीमियाई कड़ाही प्राप्त हुई। टाइगर सोल। जैसा कि उम्मीद थी, चेनमो एक बार फिर बेहोश हो गया और उसे बाहर ले जाया गया। कल की ही दिनचर्या दोहराई गई। कल की पिटाई के लिए उसे तैयार करने के लिए एक और औषधीय स्नान कराया गया। प्रगति रिपोर्ट। आज चेनमो ने 10 अनुकूलता अंक अर्जित किए, जिससे उनके कुल अंक 24 हो गए। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि उसने पाया कि रानी मेडुसा को क्रोधित करने पर भी उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इसलिए उसने बेपरवाही से सीमाओं का परीक्षण करना जारी रखा। 2 सप्ताह बाद, पिछले 2 हफ्तों से चेनमो अकेले ही महल में आता जाता था और हर दिन उसे बेहोशी की हालत में बाहर ले जाया जाता था। लाभ। रानी मेडुसा की लोकप्रियता 42 तक पहुंच गई। कुल अनुकूलता सिक्के 70। साधना स्तर 6 सितारा डोशी तक उन्नत।
आत्मालोक, प्रारंभिक नश्वर लोक से मध्य नश्वर लोक में उन्नत। रसायन शास्त्र, अब वह दूसरे स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि जल्द ही उन्हें एक समस्या का पता चला। उनकी अनुकूलता आधारित खेती की पद्धति अप्रभावी होती जा रही थी। रानी मेडुसा को उकसाने पर भी वह उसे पीटती थी, लेकिन इससे उसकी लोकप्रियता में कोई वृद्धि नहीं होती थी। आज उन्हें केवल 2 अनुकूलता अंक ही मिल पाए। ऐसा प्रतीत होता था मानो रानी मेडुसा ने उसकी छेड़छाड़ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली हो। चेन मो ने तो यहाँ तक सोचा कि वह छोटे छोटे तरीकों से उसका फायदा उठाकर उसे गुस्सा दिलाए और बदले में मार खाकर उससे कृपा प्राप्त करे। लेकिन ये बेकार था। रानी मेडुसा सतर्क हो गई थी और उसने उसे कभी भी इतना करीब नहीं आने दिया कि वह उसे छू सके। और उससे भी ज्यादा जोखिम भरा काम, जैसे उसे चूमना, ये तो संभव ही नहीं था। अगर उसने अब ऐसा करने की कोशिश की तो शायद वह उसे मौके पर ही मार डालेगी। कम से कम जब तक लोकप्रियता का स्तर 70 तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि उन्हें मौत की सजा देना पसंद था, लेकिन वे आत्महत्या करने वाले नहीं थे। लगता है मुझे अनुकूलता हासिल करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है। चेन मो ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की। वह पूरी रात लेटती रही और सोचती रही। अगली सुबह जब वह अपने नए विचारों का परीक्षण करने वाला था, उन्हें सूचित किया गया कि रानी मेडुसा कबीले के मामले संभाले हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक बहुत संभले रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि चेन मो महल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें महल से बाहर जाने की मनाही थी। इसके अलावा यदि उसे रसायन विद्या के लिए प्रेरित किया जा सके रसायन की आवश्यकता है, तो वह यूनू से पूछा था, लेकिन लाभ का बंटवारा पहले ही रहता है। महल के रक्षकों वर्तमान के कमांडर यूनू, 9 सितारा 2 लिंग स्थान। उसका शक्ल सूरत साधारण था और वह ज्यादा बातूनी नहीं थी। चेन मो ने 3 प्रकार की औषधि के लिए गोलियां बनाई। शोक को लिखा। वाइटल एनर्जी पाउडर, 2 ऊंची की मालिश के लिए प्रशिक्षण के बाद उपयोग किया जाता है। आइसहार्ट पाइल, मन को शांत और स्थिर है। हड्डी पुनर्निर्माण की गोलियां, इसके उपचार में उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है। यूएनू को उदाहरण सूची के बाद उसने बिना कुछ कहे उसे ले लिया और चला गया। 10 मिनट बाद यूनू फोरफिट सामग्री लेकर लौट आया। आइसहार्ट पिल का मुख्य घटक आइसहार्ट ग्रास केवल एल्डर बारू के पास ही उपलब्ध है। यदि आपको यह चाहिए तो आप स्वयं पूछ लेंगे, उन्होंने उससे कहा। BTTH, देवी को कैद करना अध्याय 29, एक दिव्य ज्वाला, निःशुल्क वेब उपन्यास। एक दिव्य वस्तु, एल्डर बारू कौन है? चेन मो ने पूछा। वह सर्प ट्राइब का मास्टर कीमियागर है। यूएनू ने गर्व से दिया जवाब। क्या वह महल में है? मुझे इसकी प्राप्ति है। चेन मो को अपनी आत्मा को शांत करने और एकाग्र रखने के लिए आइसहार्ट पिल्स की आवश्यकता थी, जिससे रात में अराजकता ध्यान कला का अभ्यास समय पर अपने छात्र छात्राओं के विकास के लिए होता है। यूनू ने कहा, एल्डर बारू महल के अंदर रसायन शास्त्र कक्ष स्थित हैं। मैं उनके पास ले जाऊंगी। धन्यवाद कमांडर यूनू। चेन मो ने अपनी मुट्ठियों को थोड़ा सा जोड़ा। यूएनू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस मचली और आगे आगे चलने लगी। ये पहली बार था जब चेन मो को महल के अंदर स्वतंत्र रूप से भ्रमण की अनुमति दी गई थी। महल अपने विशाल से कहीं अधिक विशाल था, लेकिन भव्य होने के बजाय यह एक संयमित भव्य शान का अनुभव कराता था। पूर्व दूर दूर तक उभरे हुए थे प्रोटोटाइप वॉल्स पर नाग जनजाति के इतिहास की जटिल रचना की गई थी। प्रत्येक अपूर्णता की कड़ी सुरक्षा की जा रही थी, जिसमें सर्प जनजाति के अवशेषों को लगाया जा रहा था, जिससे एक अभेद्य रक्षा सुनिश्चित हो रही थी। जब चेन मो वहां से गुजरा तो नाग जनजाति के कई योद्धा फुसफुसाने लगे। क्या ये वह मानव दास है जहां रानी वापस लाई थी? सूजे चेहरे के बावजूद भी वह अभी भी सुंदर दिखती है। मैंने सुना है कि रानी उसे हर दिन तब तक पीटती है जब तक उसे होश नहीं आता। हाँ, उसके साथ यही होना चाहिए। इंसानों के साथ होना चाहिए ऐसा ही व्यवहार। चेन मो के दिग्गजों का कोना प्रभाव सा फाड़ उठा। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वे महल में इतने प्रसिद्ध हो गए थे। लगभग 10 मिनट की वृद्धि के बाद वे रसायन शास्त्र कक्ष विदेश में प्रवेश द्वार पर नाग जनजाति के 2 रक्षक पहरा दे रहे थे। यूएनू ने चेन मो को अंदर आने से पहले अपनी संक्षिप्त बात बताई। रासायनिक विद्या कक्ष के अंदर जैसे ही चेन मो ने इनसाइड सटेप रखा, स्पीड हीट की एक लहर उस पर छा गई। अंदर का बाह्य वातावरण बिल्कुल विपरीत था, जिससे अंदर और बाहर का वातावरण 2 अलग अलग दुनिया जैसा महसूस हो रहा था। विशाल लेकिन सादा था, जहां केंद्र में केवल एक रसायन शास्त्र का स्थान रखा गया था। काले रंग का चोला पहनावा एक बुजुर्ग नाग जनजाति का रसायन शास्त्रीय औषधीय वाद्ययंत्र को समर्पित था। कदमों की आहट हैरान बुजुर्ग ने ऊपर की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा कि वह एक इंसान है, उसकी आंखें थोड़ी छोटी थीं, हालांकि उसने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया था। जैसे ही वह बाहर के रखवालों को एक इंसान के अंदर आने वाले रिलीज के लिए डांटने ही वाला था, तभी अचानक उसने सुना, 6 फूल वाली लाल घास, लाल रंग का आत्मा फल, चांदी के दिल के आकार का पत्थर।
चेन मो की बड़बड़ाहट बारू के मैराथन तक। बुजुर्ग व्यक्ति क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, फिर उसे याद आया कि पिछली रात रानी ने उससे क्या कहा था। वह तुरंत खड़ा हो गया और पूछा, क्या तुम रानी की निजी नौकरानी हो? चेन मो के मूड फफड़ाए, लेकिन उन्होंने बहस करने की जहमत नहीं बताई। उन्होंने एल्डर बारूहोगे से कहा, आप एल्डर बारूहोगे? बारू ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं आइसहार्ट पिल्स को परिष्कृत करना चाहता हूं, लेकिन कमांडर यूनू ने मुझे बताया कि आइसहार्ट ग्रास केवल आपके पास है। चेन मो ने समझाया, आइसहार्ट पिल्स? बारू के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। हालांकि चेन मो की कम उम्र देखकर उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि वह चौथे स्तर का कीमियागर है। इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे चेन मो के सामने रख दिया। क्या आपने इस उपचार की गोली को परिष्कृत किया है? चेन मो ने गोली का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर सिर हिलाया। बारू ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? 19। चेन मो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये क्यों पूछ रहा है मुझसे? बारू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। असंभव, 19 साल का कोई व्यक्ति चौथे स्तर का कीमियागर कैसे हो सकता है? उस उम्र में तो गुहे भी केवल दूसरे स्तर का ही था। श्रेणी 4। चेन मो स्तब्ध रह गया। फिर उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैं चौथे स्तर का कीमियागर नहीं हूँ, मैं केवल दूसरे स्तर का हूँ। कतार 2। बारू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसका क्रोध बढ़ता चला गया। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने इस गोली को परिष्कृत किया हो। चेन मो और भी ज्यादा असमंजस में था। ये तो बस एक प्रथम श्रेणी की उपचार गोली है। मैं द्वितीय श्रेणी का रसायनज्ञ हूँ। प्रथम श्रेणी की गोली बनाना तो बच्चों का खेल है। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? बारू ने ठंडी सांस ली। यह उपचार की गोली लगभग दोषरहित है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी 100% औषधीय शक्ति अवशोषित हो सकती है। यह उपलब्धि केवल चौथे स्तर के रसायनज्ञ ही हासिल कर सकते थे। मैं भी इतनी परिपूर्ण रचना को परिष्कृत नहीं कर सकता। और तुम, जो सिर्फ दूसरे दर्जे के हो, दावा करते हो कि तुमने ये मुकाम हासिल कर लिया। यह मुश्किल नहीं है, चेन मो ने लापरवाही से जवाब दिया। बारू का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अहंकारी, यह मत सोचो कि रानी का स्नेह तुम्हारे साथ है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गार्ड्स, नाग जनजाति के 2 रक्षक तुरंत अंदर आ गए और यूनू भी अंदर आ गई। वह असमंजस में दिख रही थी। बुजुर्ग बारू, क्या हुआ? इस इंसान को बाहर निकालो, बारू ने आदेश दिया। समझा। गार्ड आगे बढ़े, चेन मो को पकड़ने के लिए तैयार। इंतजार। यूएनू ने तुरंत उन्हें रोक दिया। रानी ने उसे चेन मो की निगरानी का जिम्मा सौंपा था, इसलिए उसने पूछा, बड़े बारू, क्या हुआ? उससे पूछो, बारू ने झल्लाकर कहा। चेन मो ने आह भरी और कहा, मैंने उसे बताया कि मैंने ही वह उपचार की गोली तैयार की है। यूएनू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। और क्या यही समस्या है? बेशक, ऐसा ही है। बारू गुर्राया, यह उपचार की गोली लगभग पूर्ण है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। केवल चौथे स्तर का रसायनज्ञ ही इसे प्राप्त कर सकता है। मैं भी यह नहीं कर सकता। फिर भी यह बच्चा दावा करता है कि वह केवल टियर 2 में है। क्या यह मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है? यूएनू आश्चर्यचकित रह गई। उनके लिए, यहाँ तक कि एक द्वितीय स्तर का कीमियागर भी बेहद मूल्यवान था। उसने उत्सुकता से चेन मो की ओर देखा। सभी की निगाहें अपने ऊपर टिकी देखकर चेन मो ने आगे कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने बस इतना कहा, एल्डर बारू, अगर मैं अभी एक उत्तम उपचार गोली बना लूं तो क्या आप मुझे आइसहार्ट घास देंगे? बारू ने उपहास ओढ़ा, मानो वह कोई मजाक सुन रहा हो। पूर्णता को भूल जाओ। यदि आपके हाथ में मौजूद गोलियां जैसी ही अच्छी चिकित्सा गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो मुझे न केवल आइसहार्ट घास की गोलियां चाहिए, बल्कि भविष्य में आपको किसी अन्य सामग्री की भी आवश्यकता होगी। चेन मो ने शब्दों को स्थानापन्न नहीं किया। वह सीधे रसायन शास्त्र के पोस्टर के पास गया और बारू की ओर मुड़ गया। क्या मैं पकाऊंगा और सामग्री उधार ले सकता हूँ? आगे बढ़ो, बारू ने अनदेखा अनकहा कहा। हाथ के एक संकेत से सामग्री चेन मो की ओर तैरने लगी। गहरी दुनिया लेते हुए चेन मो ने अपने शांति को सोने में रांगा दिया। उसके कारखाने से एक छोटा सा खून जैसा लाल लॉकेट, जो बिजली की चिंगारियों के साथ झिलमिला रही थी। योजक चिन्ह, उंगली के एक संकेत से लौड़े की लकड़ी में जा गिरी। एक अनौपचारिक सी आवाज गूंजी। तुरंत ही क्रैकी के अंदर से लाल लैपटॉप का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बारू का क्रैडहा अच्छी गुणवत्ता का था, जिसमें तनाव के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। तथापि वहां सभी लोग मौजूद थे। बारू, यूनो और गार्ड हरन देखते रह गए। यूएनू का हाथ कांप रहा था जब उसने आग की लपटों की ओर इशारा किया। खून के रंग की आंतें, एक दिव्य आंटें। संपूर्ण रसायन विद्या कक्ष में विद्यार्थी छा गया। विश्वास से जनसंपर्क सहयोगी चेन मो पर टिक गया। लेकिन बारू ने गहराई में खड़े होकर ली, नहीं, कुछ तो समानता है। उनकी सेनाओं पर नजर डाली गई। उनके लिए इतने शक्तिशाली दिव्य रॉकेटों को इतना नियंत्रित करना असंभव है।
वह लाल लैपटॉप की तरह घूमती रहती है, उंगली से कोशिश करती रहती है। मैं यूएनू को चेनमो के बारे में जो जानकारी थी उसके आधार पर वह केवल 4 सितारा दोषी थी। उस स्तर पर एक वास्तविक दिव्य प्रक्षेपण को नियंत्रित करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। BTTH देवी को कैद करने से शुरू अध्याय 30 उनका अपना बनना निःशुल्क वेब उपन्यास। किशोरों में से एक बनना। ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ लोग मछली के टुकड़ों के खून या प्राकृतिक ऊर्जा से निकाली जा सकती हैं, जो सामान्य आग से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस इंसान के खून की गहराई में से एक है। एल्दर बारू ने अपनी छोटी सी सहमी लाते हुए कहा, मैं इस लड़के के अंदर एक जादुई जानवर की आभा महसूस कर सकता हूँ। ये वास्तव में किसी जानवर की शुरुआत होगी। पशु बम, यूएनू ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह इस अवधारणा से स्थापित था। इस खून के दौरे के दर्द को देखते हुए मेरा अनुमान है कि इस इंसान की शक्ति लगभग 4 सितारा दोषी के बराबर है। छोटी चेनमो ने अपनी दोची शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए बारू केवल अपने शोध के आधार पर ही अनुमान लगा सकता था। अंततः किसी भी बार केवल एक दो लिंक था, दो वांग नहीं, उसमें की साधना में तत्काल समझने की क्षमता की कमी थी। वह 4 सितारा दोषी है, यूएनू ने पहले ही पुष्टि करते हुए कहा। संभवतः उसने अपने जानवर के जूते के कारण ही इतनी उत्तम चिकित्सा गोलियां बनाईं। यह असंभव है। बारू ने अपना सिर हिलाया। वह विनाशक है, लेकिन कीमियागिरी को सिर्फ आग पर नियंत्रण करने के बारे में नहीं बताया गया है। आत्मा की अनुभूति, लौ की हड्डियों पर आघात नियंत्रण और प्रत्येक घटक की संरचनात्मक संरचना, ये सभी मूर्तियों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण कारक हैं। अलग अलग देर और देखते हैं। यूनू ने सिर हिलाया। इसके साथ ही रूम फिर से शांत हो गया, लेकिन उनकी इंटरैक्टिव चेनमो पर टिकी रुकी, उनकी आंखें झपका रही थीं। चेनमो ने हीलिंग पिल्स को अनगिनत बार परिष्कृत किया था, उन्होंने इसे बड़ी मात्रा में भी तैयार किया था। एक गोली को परिष्कृत करना तो बच्चों का खेल था। उन्होंने बड़ी सहजता से तैरती हुई औषधियों को एक एक करके उठाया और उन्हें सूखे में डाल दिया। उनका आत्मिक शक्ति दमन के तहत क्रेडिही के अंदर का प्रचंड विस्फोट एक मेमने की तरह कोमल हो गया। इस सामग्री को बड़ी ही मिठास से अपने चारों ओर लपेटा जाता है और गोलियों के साथ आवश्यक तत्वों को हटा दिया जाता है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई, कड़ीही के अंदर धीरे धीरे दारा एक गोली के आकार का भ्रूण बन गया। अग्निरोध पर विशेष नियंत्रण था। बारू की आंखों की पुतली की झलक दिखाई दी। वह भी आग के लैपटॉप को कंट्रोल से नियंत्रित नहीं कर सका। इसके अलावा उस शख्स का चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो वह दुनिया का सबसे आसान काम कर रही हो। समय बीत गया। freewebnovel.com कमरे में एक मधुर औषधीय सुगंध लगी। वहां मौजूद सभी लोगों की आत्माएं तनावग्रस्त हो गईं। राजनीतिक सहजता के रूप में पता चला कि गोली बनाने का काम पूरा होने वाला है। चेनमो के एकाग्र ध्यान के कारण क्रैकी के इनसाइड रॉक गोल गोल और स्टाम्प हो गए। गोली की बेदाग सतह को देखने के बाद चेनमो ने प्लाईवुड सी मंगेतर और कड़े से अपना हाथ हटा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर का खून धीरे धीरे शांत हो गया। अपनी उंगलियों को चटकाते ही हवा के एक हल्के झोंके ने कड़ाही के ढक्कन को थोड़ा सा उठा दिया। फिर एक ही इशारे से कड़ाही से एक भूरे रंग की गोली निकली और चेनमो की हथेली में जा गिरी। पीछे मुड़कर चेनमो ने गोली बारू को दे दी। बड़े बारू, कृपया इसकी जांच करें। बारू ने सावधानी से गोली लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये लगभग एक ड्रैगन की आंख के आकार का था और इसका रंग गहरा भूरा था। इसकी सतह पर एक हल्की पन्ना हरी लहर घूम रही थी, जैसे कोमल लहरें बाहर की ओर फैल रही हों। ये दृश्य देखकर बारू दंग रह गया। एक गोली का पैटर्न, ये तो एकदम उत्तम दर्जे की उपचार गोली है। उसने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाए। गोलियों को परिष्कृत करते समय केवल उच्चतम शुद्धता और औषधीय शक्ति के त्रुटिहीन संतुलन वाली गोलियों से ही गोलियों के सांचे बनाए जा सकते थे। उसके हाथ में मौजूद उपचार की गोली पहले जांची गई गोली से भी अधिक शुद्ध थी, उसमें जरा भी अशुद्धि नहीं थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद बारू ने एक लंबी आह भरी और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मैं बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ, सचमुच बहुत विनम्र। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये लीजिए, ये आपकी आइसहार्ड घास है। बारू ने आइसहार्ड ग्रास को चेनमो को सौंपते हुए कहा। भविष्य में यदि आपको कभी और औषधीय सामग्री की आवश्यकता हो तो बस पूछिए। अगर मेरे पास वो सामग्री होगी तो वो आपकी होगी। यूएनू स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई। एल्दर बारू एक टियर 3 अल्केमिस्ट थे और सर्प जनजाति में इकलौते थे। उनका दर्जा रानी और 3 महान बुजुर्गों के बाद दूसरे स्थान पर था, और फिर भी वह यहाँ एक साधारण इंसान के प्रति इतनी प्रशंसा दिखा रहा था। चेनमो ने विनम्रतापूर्वक झुककर जड़ी बूटी स्वीकार की। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि कहीं उनका सामना उन जिद्दी उपन्यास पात्रों में से किसी एक से न हो जाए जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। यह एक परेशानी भरा मामला होता। आखिरकार ये नाग जनजाति का इलाका था। अगर बारू ने उसकी कुशलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो चेनमो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से एल्दर बारू समझदार थे। बारू ने कुछ देर तक उस दोषरहित उपचार गोली का अध्ययन किया और फिर उसे चेनमो को लौटा दिया।
फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, इतने उच्च स्तरीय रसायन विद्या कौशल के साथ आपका शिक्षक कौन है? ओह, चेनमो हिचकिचाया। वह कहना चाहता था कि उसका कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन उसे डर था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे एक लंबी चौड़ी व्याख्या देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शायद उसे कुछ मनगढ़ंत कहानी बना लेनी चाहिए। उसकी झिझक देखकर बारू ने हाथ हिलाकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। चेनमो ने आगे कुछ बोले बिना सिर हिलाया। ठीक है, अगर कभी आपके पास खाली समय हो तो बेझिझक मुझसे मिलने आएं और मेरे साथ रसायन शास्त्र पर चर्चा करें। बारू मुस्कुराया। रानी सही थी, आप अन्य मनुष्यों से भिन्न हैं। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद चेनमो ने विदा ली। अपने कमरे में लौटकर चेनमो ने तुरंत टाइगर सोल कढ़ाई निकाली और आइसहार्ट पिल्स को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। रसायन विद्या कक्ष में जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी जानकारी रानी मेडुसा को पहले ही दी जा चुकी थी। बारू ने गंभीर स्वर में बात की। एक 19 वर्ष द्वितीय स्तर का रसायनज्ञ पास में एक शक्तिशाली डिब्बा है और जो उत्तम श्रेणी की गोलियां बनाने में सक्षम है। महाराज, आप उसे जाने नहीं दे सकते। WW, रानी मेडुसा ने अपनी नारनहेन को ऊपर रखा। यदि मैं उसे न दूं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे जबरदस्ती ले जाना चाहिए? उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि जब उसकी बहन विरासत में मिलेगी और वह चेनमो को भूल जाएगी तो उसने उसे नाग जनजाति से बाहर निकाल दिया। नहीं महाराज, मेरा मतलब यह नहीं था, बारू ने स्पष्ट किया। मेरा सुझाव यह है कि हम उसे किसी औषधि की भर्ती करें, उसे अपना बना लें। उसे हमें एक बना दिया। रानी मेडुसा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर बोली, मुझे इसके बारे में विचार विमर्श। समझ गया, मैं अब जा रहा हूँ। बारू ने पूजा की और रानी के कक्ष से बाहर निकल गया। अपने भव्य छोटे से महल में फ्लोरिडा की रानी मेडुसा अलसिया से अपने सिंहासन पर लेटी हुई थी और अपने बीच एक सा पेंडेंट घुमाव रही थी। ये ट्विन हॉट पेंडेंट था जो अब पूरी तरह से एक में विलीन हो चुका था। चेनमो वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे। रानी मेडुसा की तीव्र वृद्धि का स्पष्ट आभास हो रहा था, और उसके पास केवल एक ही राक्षसी विस्फोट नहीं था, उसके पास दो थे। महज 2 कैथेड्रल में ही वह 4 सितारा डूशी से 6 सितारा डूशी के पद पर पहुंच गया था। उस तरह की अप्रत्याशित विकास गति, यहाँ तक कि पूरे जियामा साम्राज्य में भी उन्हें असाधारण प्रतिभा का धनी माना जाता है। किसी भी बड़ी सेना में उसके जैसे व्यक्ति को भर्ती करने के लिए कुछ भी करना होगा। वह भी इस विचार से आकर्षित हो गई थी। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। सर्प जनजाति और मनुष्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। उसे अपने ग्रुप में शामिल करना इतना आसान नहीं है।